हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यूर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम यहाँ पर इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो देखो इससे पहले हम पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी के क्वेश्चंस को ही डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर इकोनॉमी क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टोटल हम यहाँ पर 22 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इन 22 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही होंगे ये आप नीचे कमेंट करके बताओगे वीडियो के अंत में। ओके, बाकी गाइज अगर आप पहली बार हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के साथ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, बाकी इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड रिसाइड्स इन इंडिया एज एस्टिमेटेड इन 2011। तो 2011 के आकलन के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो भारत में रहता है 17.5%। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 3-4 क्वेश्चंस आपसे हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको हर बार ये वहाँ पर कंफ्यूज किया जाता है। आज इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। मैं आपको सिंपली कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जो कि आपसे गलत हो जाते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की, देखो मैं यहाँ पर राज्य की बात कर रहा हूँ ना कि केंद्र शासित प्रदेश की। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या जो है तो सबसे ज़्यादा है? देखो सबसे ज़्यादा आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश की है, बट यहाँ पर आपसे सबसे कम राज्य की पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो देखो जब सबसे कम पूछा जाएगा तो सिक्किम आपको बिल्कुल नोट रखना है, सिक्किम राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो सिक्किम, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, ये आपको नोट रखना है। अब ये तो हमने राज्यों की बात कर ली, अब केंद्र शासित प्रदेशों की का भी पूछा जाता है। जैसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो देखो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा दिल्ली। ओके, वो हो जाएगा दिल्ली। बट अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है, तो वो हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। तो ये 4 पॉइंट्स आपको बिल्कुल नोट रखने हैं, यहाँ से आपको कंफ्यूज किया जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 49 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर द नेशनल इनकम एस्टिमेट इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है? तो कौन सी करती है? ये करती है CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। अब देखो CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना पूरी की पूरी डेट आपको नोट रखनी है, 2 मई 1951 को इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो हेड क्वार्टर आपके पास जो है तो ऑप्शन में ऑप्शन ए दे दिया जाएगा दिल्ली, और ऑप्शन बी दे दिया जाता है आपके पास न्यू दिल्ली। क्या दिया जाता है? न्यू दिल्ली। तो देखो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बाकी इसका काम आपको पता चल गया। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का काम क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करना। तो ये 3 पॉइंट्स आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 50 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है? अब देखो सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर की यहाँ पे बात की गई है, तो इसमें इंश्योरेंस बीमा भी आ जाता है, होटल रेस्टोरेंट भी आ जाते हैं, और ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन भी आ जाता है। बाकी कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण, यह जो है तो सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है। यह जो है तो भारत में द्वितीय क्षेत्र का एक भाग है। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है, अमंग द फॉलोइंग हु आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम मनरेगा। तो निम्नलिखित में से कौन मनरेगा से लाभ के लिए योग्य है? अब देखो ऑप्शंस आप यहाँ पर पहले पढ़ लो। अब कुछ स्टूडेंट्स ऑप्शन सी देख करके ऑप्शन टी टिक करके आ जाते हैं कि यह सही है। ये देखो बिल्कुल गलत है। जो मनरेगा का लाभ है यह सिर्फ BPL परिवारों को ही नहीं मिलता है, बाकी यह जो है तो किसी भी परिवार के सदस्य को मिलता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो मनरेगा से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये आप सभी को पता है, तो उनको हम यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले इसका नाम क्या था? सबसे पहले इसका नाम था नरेगा, यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नरेगा एक्ट जो है तो कब लॉन्च किया गया था, कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? तो नरेगा एक्ट जो है तो 2 अक्टूबर, देखो पूरी की पूरी डेट आपको नोट रखनी है, 2 अक्टूबर 2005 को इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, 2005 को। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अब इसको इंट्रोड्यूस तो हमने 2 अक्टूबर को कर दिया, बट इसको लॉन्च कब किया गया? तो इसको लॉन्च 2 फरवरी
2 फरवरी 2006 को इसको लॉन्च किया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको लॉन्च कहाँ से किया गया। तो देखो ये आपको नोट रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले इसे कहाँ से लॉन्च किया गया, यानी कि किस राज्य से लॉन्च किया गया और उस राज्य के किस गांव से लॉन्च किया गया। तो एक तो राज्य का नाम आपको नोट रखना है कि सबसे पहले इसे आंध्र प्रदेश के बांदावाली जिले के अनंतपुर गांव से लॉन्च किया गया। अनंतपुर अनंतपुर गांव से लॉन्च किया गया। ये नाम देखो आपको नोट रखना है, एक आंध्र प्रदेश और एक अनंतपुर गांव। ओके। अच्छा, शुरुआत में आपको पता है कि इसमें जो है तो 200 जिलों को ही लागू किया गया था। ओके। शुरुआत में स्कीम में सिर्फ 200 जिलों में ही इसको लागू किया गया था, लेकिन कब इसको जो है तो पूरे के पूरे देश में लागू किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो 1 अप्रैल 2008 को इसको जो है तो पूरे के पूरे देश में लागू किया गया था। अब इसके बाद भी एक क्वेश्चन बनता है कि पहले देखो इसका नाम क्या था, नरेगा, उसके बाद क्या कर दिया गया, मनरेगा, यानी कि इसमें जो है तो MG जोड़ दिया गया, यानी कि इसका पूरा नाम क्या हो गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके। तो मनरेगा इसका नाम कब किया गया, तो मनरेगा इसका नाम किया गया 2 अक्टूबर 2009। इसके 1 साल बाद जो है तो इसका नाम जो है तो चेंज करके मनरेगा कर दिया गया। तो ये कुछ सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 52 है। बाकी गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। अंत्योदय अन्न योजना वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, तो अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष लागू की गई थी, तो 2000 में इसको लागू किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 2000 हर एक स्टूडेंट को पता है कि 2000 में अंत्योदय अन्न योजना को लॉन्च किया गया था। अब देखो आपको अपना लेवल कैसे ऊंचा करना है, देखो आपको लेवल अपना ऊंचा करना है, आपको पूरी की पूरी डेट पता होनी चाहिए। देखो अंत्योदय अन्न योजना को 25 दिसंबर 2000 को जो है तो लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब 2000 में जो है तो हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। अब अंत्योदय अन्न योजना थी क्या, ये आपको पता होना चाहिए। देखो अंत्योदय अन्न योजना, इस योजना में देखो एक राशन कार्ड वितरित किया जाता था। उस राशन कार्ड के थ्रू देश के बहुत ही गरीब परिवारों को प्रत्येक माह 35 किलोग्राम जो है तो राशन वितरित किया जाता था। 35 kg। ओके। बाकी देखो ये जो 35 किलोग्राम राशन था, ये अन्य यानी कि आम लोगों की अपेक्षा जो है तो इन गरीब लोगों को जो है तो थोड़ा ज़्यादा प्रदान किया जाता था। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। क्वेश्चन हमारा 53 है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइज ड्यू टू, तो ढांचागत बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है, तो यह हैवी इंडस्ट्री बायस यानी कि भारी औद्योगिक झुकाव के कारण जो है तो उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत देश में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, या फिर आप कह सकते हो भारत जैसे विकासशील देश में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। अगर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विकासशील देशों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तब भी यही है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपको नोट रखना है, भारत जैसे विकासशील देश में जो है तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जैसी बेरोजगारियाँ पाई जाती हैं। ओके। क्वेश्चन हमारा 54 है। द प्रोजेक्ट संकल्प इज एसोसिएटेड विद द एलिमिनेशन ऑफ, तो संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही पूछा जाता है, तो ये उन्मूलन से संबंधित है HIV एड्स। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, बाकी गाइज अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर के फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक चले अगर कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे भी करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 55 है। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स, तो किसी देश में जीवन निर्वाह स्तर किससे दर्शाया जाता है, तो यह पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय से दर्शाया जाता है। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द फाइनल अथॉरिटी इन इंडिया टू अप्रूव 5 ईयर प्लान, तो निम्नलिखित में से किसके पास पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति की अंतिम सत्ता होती है, तो ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद के पास होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर पंचवर्षीय योजना की बात की गई है तो एक क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि सबसे पहली पंचवर्षीय योजना कब लॉन्च की गई थी, कब शुरू किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना को, तो 1951 से लेकर के 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। और पहली पंचवर्षीय योजना में मुख्य केंद्र बिंदु किसको रखा गया था, तो कृषि को मुख्य केंद्र बिंदु रखा गया था। अब यहाँ से ही एक और क्वेश्चन बनता है जो कि मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने विकसित किया था, तो भारत में पंचवर्षीय योजना को PC महालनोबिस ने विकसित किया था। PC महालनोबिस ने विकसित किया था, ये नाम आपने सुना होगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना से यह रिलेटेड है।
बाकी पीसी महालनोबिस ये हर किसी को पता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना को इन्होंने विकसित किया था। अब आपको देखो क्या नोट रखना है, आपको नोट रखना है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पीसी महालनोबिस का संबंध जो है तो भारत के किस राज्य से है। तो देखो पीसी महालनोबिस का संबंध भारत में पश्चिमी बंगाल राज्य से है, पश्चिमी बंगाल वेस्ट बंगाल राज्य से है। ये पॉइंट देखो यहाँ से आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है, हु इंट्रोड्यूस्ड हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स इन इंडिया। तो किसने भारत में बीजों की उच्च पैदावार क्षमता वाली प्रजातियों का आविष्कार किया था। तो देखो किसने किया था, ये किया था एन बोरलॉग यानी कि नॉर्मन बोरलॉग ने। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा यहाँ से आप एक दो क्वेश्चन के आंसर जो है तो नीचे कमेंट करके बताओगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन का के जन्मदाता किसको कहा जाता है, ये आप नीचे कमेंट करके बताओ। और दूसरा क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन के जन्मदाता किनको कहा जाता है, ये भी आप नीचे कमेंट करके बता दो। इन दो क्वेश्चन के आंसर आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 58 है, द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू। तो भारत में हरित क्रांति ने योगदान दिया था। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन की ही यहाँ पे बात की गई है। तो सबसे पहले तो आपको नीचे कमेंट करना है किसके जन्मदाता कौन थे। बाकी ग्रीन रेवोल्यूशन ने की क्रांति ने जो है तो योगदान कहाँ कहाँ दिया था, तो इसने इंटर क्रॉप इन इक्वालिटी, इंटर क्लास इन इक्वालिटी और इंटर रीजनल इन इक्वालिटी यानी कि उपयुक्त सभी में इसने योगदान दिया था। सो ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 59 है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, तो ये यूएनसीटीएडी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। अब आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। यूएनसीटीएडी की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये आपको फुल फॉर्म नोट रखनी है, ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, वेयर इज़ इंडियाज़ मॉडर्नाइज्ड करेंसी नोट्स प्रेस सिचुएटेड। तो भारत की आधुनिक करेंसी नोट मुद्रा प्रेस कहाँ पर स्थित है। अब देखो ये बात है 2017-18 की, 2017 और 18 की। उस समय के करंट अफेयर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो उस समय क्या हुआ था, उस समय जो है तो आरबीआई ने दो दो जो है तो आधुनिक करेंसी नोट्स प्रेस स्थापित किए थे। अब वो दो कौन कौन से थे, एक तो था मैसूर, जो कि आप ऑप्शन बी में देख सकते हो, मैसूर यानी कि कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया था। और दूसरा कहाँ पर किया था, दूसरा किया था सालबोनी में। कहाँ पर, सालबोनी में। अब आप पूछोगे सालबोनी कहाँ पर पड़ता है, तो ये वेस्ट बंगाल, एक तो वेस्ट बंगाल के सालबोनी में किया था और एक कर्नाटक के मैसूर में किया था। तो सालबोनी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में सिर्फ मैसूर है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। बाकी गाइज अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन हमारा 61 है, व्हाट इज़ रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या है, इट इज़ द रेट एट विच आरबीआई बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ्रॉम बैंक। सो ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैंकर्स चेक। तो निम्नलिखित में से किसे बैंकर्स चेक कहा जाता है, तो डिमांड ड्राफ्ट को बैंकर्स चेक कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच बॉडी इन इंडिया डज द रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। तो भारत में कौन सा निकाय बीमा क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है, तो ये IRDA नियंत्रण रखता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब IRDA की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखो इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दूसरी इसकी स्थापना पूछी जाती है। तो इसकी स्थापना 1999 यानी कि 1999 में हुई थी, ये आपको नोट रखना है। बाकी इसका हेडक्वार्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। कहाँ पर, हैदराबाद में। ये पॉइंट देखो यहाँ से आपको नोट रखना है। हैदराबाद कहाँ पर पड़ता है, तो यह तेलंगाना स्टेट में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 64 है, इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म बजट इज यूज टेंडर। तो हमारे संविधान में बजट पद किसके अंतर्गत आता है, तो देखो बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कहीं भी प्रयुक्त नहीं होता है। अब देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे संविधान में, देखो बजट की जगह अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे संविधान में जो है तो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पद जो है तो किसके अंतर्गत आता है, तब आप कह सकते थे कि आर्टिकल 112 के अंदर जो है तो वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। बट यहाँ पर बजट शब्द का उल्लेख किया गया है जो कि संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 65 है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर ईच ईयर एट ग्लोबल लेवल इज पब्लिश्ड बाय। तो किसके द्वारा वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट प्रति वर्ष जो है तो प्रकाशित होती है, तो ये यूएनडीपी प्रकाशित करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यूएनडीपी से भी क्वेश्चन बनते हैं, पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, ये आपको नोट रखने हैं। और फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर,
न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, यानी कि यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। ये दो चीज़ें आपको बिल्कुल नोट रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कॉरपोरेशन टैक्स इज इम्पोज्ड बाय, तो निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से भी आप एक दो क्वेश्चंस के आंसर नीचे कमेंट करके बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंडिया में जो है तो कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ये आप नीचे कमेंट करके बताओ। दूसरा क्वेश्चन, वेल्थ टैक्स यानी कि पूंजी कर, ये इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया। और तीसरा क्वेश्चन है इनकम टैक्स, ये इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया। तो इन तीन क्वेश्चंस के आंसर आप नीचे कमेंट करके बताओ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जीएसटी हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया और इनसे इनकम टैक्स हो गया। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 67 है, विच काइंड ऑफ पावर अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ पावर जनरेशन ऑफ इंडिया, तो भारत में किस प्रकार की शक्ति का विद्युत शक्ति निर्माण में सर्वाधिक हिस्सा है, तो ये थर्मल का है, तापीय का है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो, भारत में टोटल 65% की हम बात करें, भारत में टोटल 65% से अधिक जो है तो बिजली उत्पादन थर्मल पावर प्लांट से ही किया जाता है। और थर्मल पावर प्लांट में भी जो है तो सबसे ज़्यादा 85% हम कह सकते हैं कोल से किया जाता है, यानी कि कोयले से किया जाता है। सो इस प्रकार जो है तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ, तो किसी देश का भुगतान संतुलन एक सुव्यवस्थित रिकॉर्ड है दिए गए समय में, सामान्यतः एक वर्ष में राष्ट्र के सभी आयात और निर्यात लेन देन का। सो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो, इन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल एक दो बार जरूर से पढ़ना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 69 है, व्हाट इज़ अ ब्लू चिप कंपनी, तो ब्लू चिप कंपनी देखो क्या है, तो देखो ब्लू चिप कंपनी है अति मूल्यवान कंपनी। अब मूल्यवान से आप ये मत समझ लेना कि बहुत ही ज़्यादा इसके पास पैसा है, फाइनेंशियल पावर है। मूल्यवान से आप कह सकते हो वैल्यूएबल कंपनी है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अति मूल्यवान कंपनी हाईली वैल्यूएबल कंपनी, हाईली वैल्यूएबल कंपनी आप इसको कह सकते हो, या फिर हाईली रेप्यूटेड कंपनी भी आप इसको कह सकते हो। ओके, तो देखो गाइज, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस है। टोटल हमने 22 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, तो इन 22 में से आपके कितने सही हुए ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। बाकी गाइज, ये थी हमारी वीडियो। सो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।